नमस्कार दोस्तों। कल जैसा कि आपने इतिहास की एक क्लास देखी जिसमें हमने आपको बताया था कि जिस तरीके से इतिहास का वर्गीकरण किया गया था कि इतिहास को जानने के स्रोत हमने बताए थे और इतिहास को जानने के जो स्रोत थे वो हमने आपको 3 बताए थे। ये बात आपने कल की क्लास में सुनी थी। दूसरा तरीका हमने बताया था किस तरीके से हमने आद्य देश काल, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में आपको जानकारी दी थी। तो उसके बाद हमने बताया था आपको कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये 3 पार्ट में हम आपके लिए इतिहास लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम आपको एक घटनाक्रम की तरफ हल्का सा इशारा करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि फरवरी में यूपीपी का एग्जाम है, एसएससी जीडी का भी एग्जाम है, तो समय हमारे पास कम है। हाँ, इन क्लासों को लेने से आपको एक बेहतरीन जानकारी हो जाएगी, आपको एक प्लान बनाने में बखूबी अच्छा इस्तेमाल इस क्लासों का होगा कि आप जैसे ही किसी चीज को प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे, तो आपको कहानी पकड़ में आ जाएगी। हमने ज्यादा फोकस इस कहानी पर किया है। हर चीज को यहाँ पर बताया तो नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी यदि आप इस क्लास को देखेंगे अच्छी तरीके से तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी आखिर चल क्या रहा था। तो आज हम आपको ले चलते हैं आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में आज की क्लास जो हम पढ़ रहे हैं वो पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, भाग 1। आधुनिक भारत की जो ये क्लास है इसका भाग 1 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए, हमने प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को पीछे छोड़ दिया है, जो अभी इसके बाद आपको क्लासें देखने को मिलेंगी। हम इतिहास उठाने जा रहे हैं मॉडर्न इंडिया से। तो फिलहाल ये 1707 ईस्वी से 1947 तक का जो समय है ये मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत काउंट किया जाता है। यहाँ से यहाँ तक हमको आधुनिक भारत देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि आधुनिक भारत में क्या क्या घटनाएं घटी। तो सबसे पहले हमने आपको दिखाया है कि ये भारत है और ये है यूरोप। तो हुआ क्या करता था कि कुछ समय पहले, जो मैंने डेट मेंशन कर रखी है, कि यूरोप और भारत के बीच में व्यापार हुआ करता था। यूरोपवासी जो आते थे वो मसाला है, वस्त्र हैं, इनका सबका व्यापार भारत से किया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार ऐसा हुआ कि जहां पर मैंने कुस्तुनतुनिया लिख रखा है, ये एक जगह पड़ती है जो यूरोप और इंडिया के बीच में, यहाँ पर मैंने आपको दर्शाया है, यहाँ पर पड़ती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस एरिया को अधिकार कर लिया गया तुर्की के द्वारा। ये रास्ता, मतलब जो आवागमन हुआ करता था, ये ब्लॉक हो गया। अब बड़ी समस्या हो गई यूरोप वालों के लिए। वो सोच रहे थे कि भारत में कैसे व्यापार किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, आपने देखा यहाँ पर अरबों का अधिकार हो गया है। अब यहाँ से आने जाने का रास्ता तो बंद हो गया। अब यूरोप के सामने समस्या थी कि भारत तो जाना चाहते हैं, हम व्यापार करेंगे। उधर क्या चल रहा था कि एक नागरिक था कोलंबस, जो भारत को खोजने के उद्देश्य से निकला था, लेकिन उसकी दिशा गलत थी। वह धीरे धीरे कहाँ पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया। 1492 ईस्वी का समय है, तो इसीलिए अमेरिका नई दुनिया की खोज के रूप में इनको जाना जाता है। और उधर जो एक नागरिक था पुर्तगाली, जिसका नाम था वास्को डी गामा, 1498 का समय था। भारत की भ्रमण में धीरे धीरे खोज करते करते वह भारत पहुंचा, क्योंकि भारत मसालों के लिए जाना जाता था। जब वास्को डी गामा आया तो भारत में एक तट पर पहुंचा, कालीकट के कम्पकबाडू, जो बंदरगाह का मैंने नाम रखा है, कम्पकबाडू बंदरगाह पर कालीकट पहुंचा। कालीकट के कम्पकबाडू बंदरगाह पर वास्को डी गामा पहुंचा, जहां पर एक हिंदू राजा हुआ करता था, जो मैंने नाम लिख रखा है जमोरिन नाम के हिंदू राजा ने उनका हार्दिक स्वागत किया। और इस तरीके से वास्को डी गामा भारत में एंट्री कर रहा है। इधर बहुत ही अहम रोल रहता है मॉडर्न इंडिया में कि जिस तरीके से यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है। पहले तो व्यापार करने के उद्देश्य से आई, लेकिन जो यूरोपीय कंपनियां थी उसमें सबसे ज्यादा प्रभुत्व किसी का रहा, तो अंग्रेजों का रहा। और उन्हीं की एक कंपनी हुआ करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले तो व्यापार करने के उद्देश्य से आएगी, लेकिन धीरे धीरे भारत में उसने अपनी जड़ें मजबूत कर ली। तो आइए हम यूरोपीय कंपनियों पर एक नजर डालते हैं। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश और फ्रांसीसी, ये मैंने समय लिख रखा है कि 1498 में आए, 1600 में डच, 1602 डेनिश, 1616 और फ्रांसीसी 1664। इन्होंने जो अपनी व्यापारिक कोठियां खोली
वो कोचीन में खोली पुर्तगालियों ने 1503, अंग्रेजों ने 1608 में अपनी व्यापारिक कोठी सूरत में खोली। डच की यदि हम बात करें तो 1602 में मछलीपट्टनम, 1605 में यहाँ पर व्यापारिक कोठी खोली जा रही है। डेनिशों के द्वारा श्रावणकोर 1620 में खोली जा रही है और फ्रांसीसियों के द्वारा सूरत में 1668 में खोली जा रही है। अब हर कोई भारत में कंपनी लगाने के लिए व्याकुल है, हर कोई व्यापार करना चाह रहा है, आपस में प्रतिस्पर्धाओं का दौर बढ़ा है। अब इसमें इन सारी कंपनियों में सबसे ज्यादा जो प्रभुत्व था वो अंग्रेजी का था और इन्हीं की एक कंपनी थी, आपको मैंने बता दिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी और यहां पर यह है फ्रांसीसी। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में चढ़ाबढ़ी चल रही थी। जहां अंग्रेज अपनी व्यापारिक कोठियां खोलना चाह रहे थे और जहां फ्रांसीसी अपनी व्यापारिक कोठियां खोलना चाह रहे थे, दोनों क्षेत्र रिप्लेस हो रहे थे, एक दूसरे को दोनों देखना नहीं चाह रहे थे क्योंकि हर कोई आगे बढ़ने की सोच रहा था। लेकिन आपको मालूम है, इतिहास आपने पढ़ा होगा, मॉडर्न इंडिया में जिक्र भी किया है, उसमें जो सफलता पाई थी वो अंग्रेजों ने पाई थी। उसके बाद हम अंग्रेजों में बात ये कर रहे हैं, एक व्यक्ति था कैप्टन हॉकिंस। 1608 में जेम्स प्रथम जो ब्रिटेन के सम्राट हुआ करते थे, है ना, कि उन्हीं लोगों का यहाँ प्रभुत्व रहा। इंग्लैंड का नाम आपने सुना ही होगा। तो जहांगीर के दरबार में पत्र लेकर के पहुंचा। तो पत्र किसका था? वो पत्र था जेम्स प्रथम का। यह पत्र जब देखा गया जहांगीर के द्वारा तो थोड़ा सा समय बीता, उसने अनुमति तो दी, लेकिन यह बात कई अन्य कंपनियों को अच्छी नहीं लगी, तो वहां पर अधिकार पाने में असफल रहा। उसके बाद आप देखेंगे टॉमस रो दरबार में पहुंचा है जहांगीर के, और धीरे धीरे उसने क्या किया, टॉमस रो ने कई सारे उपहार दिए और उपहार से धीरे धीरे जहांगीर के मन में अपनी जगह बना ली। और इस तरीके से जहांगीर ने उसको व्यापारिक खोलने की, है ना, अपनी फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्रदान कर दी और यहाँ से धीरे धीरे फैक्ट्रियां स्थापित होने लगी, प्रभुत्व बढ़ने लगा। आइए आगे हम आपको ले चल रहे हैं। इधर धीरे धीरे जब अंग्रेजों ने कंपनियों के द्वारा भारत में अपनी पकड़ बना ली, अब कंपनियां खोली जाने लगी और अंग्रेज अच्छी तरीके से व्यापार करते, यहाँ के कच्चे माल को लेते और उसको अपने देश में ले जा करके उच्च दामों में बेचते। इस तरीके से धीरे धीरे मजबूत होने लगे। उसके बाद हम बात करते हैं 18वीं शताब्दी में। हम आपको ले चल रहे हैं कि मध्यकालीन भारत में आपने देखा होगा कि मध्यकालीन भारत में जिस तरीके से अरबों का आक्रमण होता है, वहां से लेकर के दिल्ली सल्तनत हमने आपको पढ़ाया है। दिल्ली सल्तनत के बाद आप देखते हैं किस तरीके से दिल्ली सल्तनत का शासन कमजोर पड़ता है और दिल्ली सल्तनत के बाद वहीं पर एक नया शासन देखने को मिलता है, मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य ने बखूबी शासन किया है। मुगल साम्राज्य में बहुत सारे व्यक्तियों की प्रधानता रही, नाम कमाया, जिसमें आपको मालूम ही होगा, बाबर हुए, अकबर हुए, जहांगीर हुए, शाहजहां हुए। हुआ क्या कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसी मुगल काल में औरंगजेब जब शासक बना तो औरंगजेब के समय में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को ये मिलती है कि औरंगजेब की पकड़ उतनी अच्छी नहीं थी। दिल्ली सल्तनत पर जिस तरीके से दिल्ली का जो गद्दी प्राप्त किया था उसने, उस पर उतनी अच्छी पकड़ नहीं थी। तो औरंगजेब की यह पकड़ कब कमजोर हुई? जब औरंगजेब की मृत्यु हुई। तो जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मुगलों का शासन यहाँ पर कमजोर होने लगा। अब धीरे धीरे मुगलों का जब शासन कमजोर होने लगा तो इसी कमजोर शासन का फायदा उठाया जो मुगलों के अधीन हुआ करते थे कुछ राज्य थे। मैंने लिख रखा है कि स्वतंत्र राज्यों का उदय, यहाँ पर है ना, स्वतंत्र राज्यों का उदय, यहाँ पर राज्यों का उदय ही ज्यादा बेटर रहेगा, स्वतंत्र उतना नहीं कहेंगे। मतलब ये स्वतंत्र मैंने इसलिए रखा है कि वो लोग अब आजादी चाहते थे, मुगलों से वो लोग अब आजादी चाहते थे। वो सोचते थे कि मुगल की तरफ से एक औरंगजेब शासक हुआ करता था जो इस दुनिया से जा चुका है, तो उन लोगों ने अपने आप को आजादी ले ली। अब यहाँ से जैसे वो कौन से हुआ करते थे, बंगाल, हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर, अवध, मराठा और सिख, ये साम्राज्य अपने वर्चस्व पर थे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। आपको मालूम है कितने सारे में यदि हम बात करें तो बंगाल बहुत सर्वगुण संपन्न हुआ करता था, और यदि हम बात करें यहाँ पर तो मराठा साम्राज्य, इन दो की बहुत ज्यादा आपको प्रधानता देखने को मिलेगी।
ये वही बंगाल है जो उस समय का उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये सब एक संयुक्त क्षेत्र, मतलब आज का ये जो राज्य मैंने बताए उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन और थोड़ा सा बांग्लादेश का हिस्सा भी ले सकते हैं, इनको यदि हम मिला दें तो उस समय का बंगाल हुआ करता था। नदियों का क्षेत्र हुआ करता था, दोआब भूमि हुआ करती थी, तो यहाँ पर लोग बहुत ही संपन्न हुआ करते थे, कृषि अच्छी हुआ करती थी। अब बंगाल पर अंग्रेजों की नजर पड़ी। बंगाल को अंग्रेज अपने अधिकार में लेना चाहते थे, लेकिन समस्या ये थी कि जिस समय औरंगजेब था तो औरंगजेब ने बंगाल को दूसरे लोगों के अधिकार में दे रखा था। वहां पर उनके छोटे छोटे सूबेदार हुआ करते थे। उसी में एक यहाँ पर इतिहास देखने को मिलता है, जैसे मुर्शीद कुली खां है, अली वर्दी खां है, सरफराज खां है, मीर कासिम है, इन सबका शासन हुआ करता था धीरे धीरे। अब बंगाल को अंग्रेज अपने वश में करना चाहते हैं, तो बंगाल के लिए उन्होंने 2 षड्यंत्र रचे और दोनों ही बखूबी उनके बहुत ही सही साबित हुए। आपने देखा होगा कि यहाँ पर 2 युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये युद्ध इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जिन्होंने भारत का इतिहास ही बदल दिया। यहीं से हम लोग कहीं न कहीं धीरे धीरे अंग्रेजों के आगे घुटने टेकने को मजबूर हुए। एक युद्ध था प्लासी का युद्ध, जो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई और सिराजुद्दौला की हार हुई। उसके बाद एक युद्ध हुआ, निर्णायक युद्ध था बक्सर का युद्ध, 22 अक्टूबर 1764। यह वह युद्ध था जहां से वास्तव में भारतीयों की बहुत बड़ी हार हुई। फिलहाल इस हार का कारण बहुत सारे कारण थे, जिसमें अब ये युद्ध जो लड़ा जा रहा था वो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध नवाब जो थे वो शुजाउद्दौला थे। अवध नवाब जो शुजाउद्दौला थे, और उधर हेक्टर मुनरो जो उनका नेतृत्व कर रहा था, वो अंग्रेजों की तरफ से लड़ने आया था। लेकिन हुआ ये कि इसमें मैं 1 मिनट के लिए मैं देखना चाहता हूं कि ये थोड़ा आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा शायद। हाँ, तो यहाँ पर मैंने एक नाम छोड़ गया था इसलिए मैंने उसको बढ़ा दिया है, मीर कासिम का नाम। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था, एक तरफ अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ रहा था, और वहीं पर आप देख रहे हैं कि शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, ये 3 लोग एक तरफ थे। लेकिन फिर भी इस युद्ध में हार हुई तीनों लोगों की, और एक बार फिर अंग्रेज विजयी हुए। तो यहाँ से क्या हुआ, इस युद्ध को हारने के बाद अब भारतीय परास्त हो गए। यहाँ के बाद, इस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई, जो 2 संधियों के नाम से जानी जाती है। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई, और 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी। इस संधि में ये साबित हो गया कि भारत के जो संपन्न क्षेत्र थे वहां पर जो टैक्स वसूलने का अधिकार था वो अब अंग्रेजों के हाथ में आ गया था। अब अंग्रेज पूरी तरीके से इस चीज को, टैक्स को अपने अधिकार में ले लिए थे। तो यहीं से बंगाल में द्वैत शासन लागू होता है। इसका समय 1765 से 1772 तक रहा। इसी को भारत की लूट भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने कमजोर किया भारतीयों को, तो सबसे ज्यादा यहीं पर कमजोर किया। इसके आगे की जो कहानी रहेगी वो इतिहास के पार्ट 2 में आप सुनने को पाएंगे। वहां पर हम आपको इसके बाद बताते चले कि हम 1857 की क्रांति की तरफ ले चलेंगे, और उसके आगे जब समय बीतेगा तो कांग्रेस की स्थापना होगी, और वहीं से लॉर्ड कर्जन आएंगे, और लॉर्ड कर्जन जो है भारत में फूट डालेंगे, बंगाल का विभाजन होगा, और गांधी जी का भारत में आगमन होगा। गांधी जी के जितने भी आंदोलन है वो पढ़ेंगे, साइमन कमीशन होते हुए 1932 होते हुए 1940